कर्ण का धर्म ही क्या श्रवण के बिना, पर सरस शब्द कोई सुनाओ प्रिय। मेरे जीवन में तो कोई भी रस नहीं, अपने संबंध में कुछ बताओ प्रिय। हाँ, कितने बागों का ही मैं रहा बागवां, पर हृदय का मेरे पुष्प खिल ना सका। एक मुद्दत से तिल तिल जला जा रहा, पर उजाले का संकेत मिल ना सका। तो ये जो आपकी ये रचना है ना सर, ये आपकी आरंभिक रचनाओं में से एक है। पहले तो बहुत वर्षों तक मैं इसे पढ़ नहीं पाया, पर पिछले दिनों मैंने वो रचना देखी आपकी, तो लगा कि उसमें छायावाद का प्रभाव है। अच्छा, चलो उसके आगे निकलकर हम इस पर चर्चा करते हैं कि ये कवित्व की जो प्रेरणा है आप, मैं तो इसका साक्षी रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पर फिर भी आपने कहाँ से प्रेरणा ली? नहीं, बेसिकली इसका जिस तरह से ऐसे कोई लंबी चौड़ी बातें बताते हैं लोग, मैं नहीं बता सकता। मेरे लिए वैसी कोई मतलब स्वाभाविक चीज उतरती है तो उतर जाती है, पता खुद भी नहीं होता कैसे कविता बन गई। तजर्बे जिंदगी के इकट्ठे होते हैं ना, आदमी खुद पता नहीं होता मुझे कहाँ से ये चीज आ रही है। पर कभी ना कभी आपको ये लगता होगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेरणा आपकी रही हो। अब बिना प्रेरणा के मुझे नहीं लगता। अब एक प्रेरणा कह देना बाकी की सारी प्रेरणाओं के साथ नहीं, पता क्या होता है वो, जहाँ तक एक श्रोता के रूप में, जहाँ एक पाठक के रूप में मैं समझता हूँ, पत्नी, प्रेमिका और प्रेरणा, ये अलग अलग स्थितियां हैं। कभी आपकी पत्नी भी आपकी प्रेरणा हो सकती है, आपकी प्रेमिका भी आपकी प्रेरणा हो सकती है, और आपकी प्रेरणा भी आपकी प्रेरणा हो सकती है। ये कैसी स्थितियां हैं, कैसी अलग अलग अंतर क्यों हैं? ये अंतर क्या है? जैसे जो आपकी पत्नी है वो आपके तीनों गुणों को जानती है। तीनों गुणों को, आपके तामसिक, सात्विक और राजसिक। क्योंकि वहां कोई भेद नहीं है ना। जीवन में जो कुछ घटित हुआ है, जो हो रहा है, जो होना है, वो उसको ज्ञात है। ठीक है ना। उसमें कई बार क्या होता है कि हम मान सकते हैं पत्नी प्रेरणा हो सकती है, पर वो बड़ी उच्च स्थितियां होती हैं जब पत्नी जो है वो पत्नी से आगे बढ़ के प्रेमिका हो जाए, प्रेमिका से आगे बढ़ के प्रेरणा हो जाए। बड़ी अब दूसरी स्थिति आ गई प्रेमिका की। प्रेमिका की स्थिति में तमोगुण थोड़ा पीछे होता है। आज के समाज में वो भी आ गया है उसमें। पर वहां तमोगुण, वहां जहाँ तो आप सात्विक रूप में जाते हो, जहाँ फिर राजसिक रूप में अपने को थोड़ा दिखावा करके जाते हो। जब भी आप जाओगे, राजसिक का अर्थ यही है कि तो आप थोड़ा दिखावा करके वहां पर गए, तो वो दूसरी स्थिति हो गई। वो भी कई बार कभी कभी किसी पंक्ति के लिए, किसी बात के लिए, या किसी काव्य के लिए, या किसी भाव के लिए वो आपकी प्रेरणा हो सकती है। पर जो प्रेरणा आपकी प्रेरणा है वो शाश्वत है, वो सात्विक है, वो अनंत है। उसमें सात्विकता ही रहे तभी वो प्रेरणा है। जब आप उस प्रेरणा को प्राप्त कर लेते हो तब आप फिर काव्य नहीं लिखते, आप भाव लिखते हो। वो उसका अलग ही स्तर हो जाता है। ऐसे मेरे पास क्या है कि हजारों चीजें हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है मेरी पोइट्री को। उसमें से पहली चीज है कि मेरे पिताजी का पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान, उसके कारण उस गांव में दूर दराज एक लाइब्रेरी, अच्छी खासी हमारी लाइब्रेरी थी। यही धार्मिक पुस्तकें में तब से आज अगर कोई बात करता है आप धर्म पे इतनी बात कैसे कर लेते हो, तो वो कोई अब थोड़ी स्टडी की मैंने, वो बचपन से करता आ रहा हूँ, तो बहुत चीज़ें सिंक हो चुकी हैं। एक दूसरा, उस टाइम पे भी 2-3 पत्रिकाएं पिताजी ने लगवाई थी घर पे, जो पहुँचने में भी महीना लगता होगा। तब के डाक खाने और दूर दराज का गाँव, शायद अब मुझे पूरा याद, सरिता थी, गृह शोभा थी, वीर जी को याद होगा पूरा कौन कौन सी पत्रिकाएं थी। हाँ, एक कल्याण थी, वो आती थी वहाँ से गोरखपुर प्रेस से, तो वो पढ़ते थे हम। उससे क्या होने लगा कि तर्क बढ़ने लगे। अच्छा, बीच में सत्यार्थ प्रकाश आ गई दयानंद सरस्वती जी की, तो सवाल आने लगे। धार्मिक कथाएं जो थी वो पुस्तकें बन गई, वो उपन्यास बन गए, मेरे लिए धार्मिक रहे ही नहीं। ये बड़ी मजेदार बातें हुई है। तो एक मजेदार बात क्या हुई उसके बाद कि छंद में कैसे परिवर्तित हुई मेरी ये सोच। ये मतलब हर एक चीज़ के एक स्टेप्स हैं। ये बता सकता हूँ ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, पर ऐसा नहीं कह सकता कि ये फलानी एक चीज़ के कारण सब कुछ हो गया ना। पहली चीज़ मैंने बताई कि पिताजी की जो रुचि थी पढ़ने की तरफ, या पढ़ाई की तरफ, या किताबों की तरफ, उसके कारण हम तीनों भाइयों में एक चीज़ हुई कि हमने पढ़ा बहुत।
बहुत ज़्यादा पढ़ा। तो उस पढ़ाई का इस्तेमाल सबने अलग अलग तरह से किया, मैंने अपनी तरह से किया। दूसरी चीज़ आ गई कि रेडियो ही था, और ये भी माता पिता का शौक रेडियो का बहुत था, क्योंकि काम शाम कर रहे हैं, अनारदाने का काम, दूसरा तीसरा, तो रेडियो लगा हुआ है। अब उस सुनते 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 कई चीज़ें हम सुन सकते, शायरों के बारे में, दूसरी तीसरी, जो गीत, बड़ी बात की फिल्मी गीत, उससे मेरी छंद पे पकड़ बन गई फिल्मी गीत सुन के। क्योंकि मुखड़ा सुना, आगे गीत नहीं आता, पर गाने का मन कर रहा है। समझ लो मवेशियों के साथ मवेशियों को चरा रहे हैं, तो गीत गाने का मन कर रहा है, मुखड़ा याद आ गया, आगे कुछ याद ही नहीं। अब गाने का मन है तो बनाने लग गए आगे, चलो गा लेते हैं कुछ ना कुछ जोड़ के, है ना। तो उससे क्या हुआ कि जय हो भोलेनाथ जी की, तो मन में है ही नहीं कुछ, मन में कोई इच्छा नहीं, हाँ, इच्छा से बाहर। अच्छा, तो उसमें क्या हुआ कि छंद छुंद आ गए छोटे मोटे। अच्छा, बड़े भैया को कविता लिखने का शौक था, जो बाद में बड़ी देर तक रुका रहा, फिर से लिख रहे हैं वो। तो एक बार उन्होंने कंपटीशन रख दिया, एक ही विषय पर हम तीनों भाई लिखेंगे, देखते हैं क्या क्या लिखते हैं। इस तरह से चीजें बढ़ती गई। ठीक है, आप अपनी प्रेरणा नहीं बताना चाहते? नहीं, बताना चाहता नहीं। पता क्या होता है, अब एक उदाहरण दे रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़ी रचनाएं लिखी हैं, बहुत कुछ लिखा है। उनसे भी जब पूछा जाता है ना आपकी प्रेरणा कौन है, तो वो भी ऐसा ही आपकी तरह एक उत्तर देते हैं, वो बताते नहीं उनकी प्रेरणा को। पर मेरा ये मानना है कि कवि की, साहित्यकार की, श्रोता की, पाठक की, एक श्रोता बार बार कोई गीत क्यों सुनता है, एक पाठक बार बार वो कविता क्यों पढ़ता है, उसमें भी कोई ना कोई प्रेरणा छिपी रहती होगी। हाँ, प्रेरणा स्वरूप होती है। ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता। ये चीजें जो कंट्रीब्यूट कर रही है, मैं आगे आपको आप बताऊं, जब मैं 10th के पेपर दिए, भैया आर्मी में थे, आर्मी से वापस आए, मेरे लिए एक फैज़ अहमद फैज़ की किताब लेकर आए। मैंने पहली बार फैज़ अहमद फैज़ देखा, किताब देखी, नाम सुना, सब कुछ पता नहीं था। अब फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ा, मैंने भी लगभग, उनकी रचना मुझसे पहली सी, मोहब्बत मेरे महबूब न मान, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, अब भी रुकती है तेरे रुख पे नजर क्या कीजिए, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। तो इस तरह की चीज़ें पढ़ के समझ आया कि ऊंचे महलों में चलते हैं जब घी के चिराग, शाहराहों पे गरीबों का लहू बहता है, चोट रह के जो सीने में उठती है ना पूछ, अपने दिल पर मुझे काबू ही नहीं रहता है। तो एक वो चीज़ आ गई बीच में, कविता में एक नया सा रंग आ गया। फिर जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई दूर दराज, तो वहाँ टाइम पास का साधन बन गई कविता, तो उस दौरान भी बड़ी अच्छी कविताएं निकली। तो अलग अलग प्रेम भी हुआ जिंदगी में, ऐसी बात नहीं, प्रेम भी हुआ। यहीं पे आप गलती कर रहे हो, इसलिए अपनी प्रेरणा नहीं बता रहे आप। प्रेम तो सात्विक है, वो वास्तविक है। वस्तु तो आपको केवल ये बताने के लिए आएगी ना, प्रेम ये होता है, वो चली जाएगी। उसने बताया प्रेम ये है, वो चली गई। फिर वो प्रेम आपका, आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो अब आपने जो छायावाद की बात की, मैं उस पर, छायावाद कोई जो मेरे अंदर था, वो छायावाद से प्रभावित छायावाद नहीं था। वादों में कभी नहीं पड़ा मैं, मुझे राष्ट्रवाद भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी वाद अच्छा नहीं लगता, वाद का हिस्सा बनना भी अच्छा नहीं लगता। वो जो आप कह रहे हो ना प्रेम, हाँ, तो वो दो पंक्तियां कहीं मैंने दिमाग में सोची थी और शायद कहीं लिखी भी हो। जब जब प्रीत निभाना तुम, राम सेतु से बन जाना तुम। प्रेम राम सेतु है। अब आप पूछोगे राम सेतु क्यों है? क्योंकि वहां प्रतीक्षा है। अब साधारण व्यक्ति को तो वो भी लगेगा ये टेम्परेरी है, जब राम सीता से मिल जाएंगे, सीता राम से मिल जाएगी, राम सेतु का क्या महत्व है। पर वो प्रतीक्षा का प्रतीक है, और प्रेम में ही प्रतीक्षा है और प्रतीक्षा में ही प्रेम। गन्ने से प्रेम है स्वच्छ होगा, देखते हैं। आपके कथनानुसार मेरे लिए क्या है, हम तो